नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ट्रंप के टैरिफ टेंट्रम से बाजार में दबाव, निफ्टी करीब 60 पॉइंट फिसल कर 24,650 के करीब। बैंक निफ्टी भी नरम, मिड कैप स्मॉल कैप्स में हल्की कमजोरी। फार्मा शेयरों में आज सबसे ज्यादा दबाव, 1% से ज्यादा फिसला निफ्टी फार्मा इंडेक्स। फार्मा में 2 से 3% गिरे ग्लेनमार्क, ग्रैन्यूल्स और बायोकॉन। वहीं आईटी एफएमसीजी स्टॉक्स में भी कमजोरी। दूसरी ओर ऑटो और सरकारी बैंकों में हल्की खरीदारी। इंडसइंड बैंक के नए बॉस को बाजार की सलामी, शेयर 2% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। राजीव आनंद 3 साल के लिए एमडी और सीईओ नियुक्त, 25 अगस्त से संभालेंगे कार्यभार। दमदार नतीजों से गॉडफ्रे फिलिप्स करीब 10% भागा। पहली तिमाही में कंपनी के मुनाफे में करीब 56% का आया उछाल। उधर नतीजों के बाद डीएलएफ में करीब 1% की गिरावट। आदित्य इन्फोटेक की दमदार लिस्टिंग, 675 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले बीएसई पर 51% गेन पर शेयर हुआ लिस्ट। सीएनबीसी आवास के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में मैनेजमेंट ने कहा, आईपीओ से जुटाई रकम का इस्तेमाल विस्तार योजनाओं पर होगा। आज आएंगे निफ्टी की 2 कंपनियां, भारतीय एयरटेल और अदानी पोर्ट्स के नतीजे। वहीं ब्रिटानिया, ल्यूपिन समेत फायदा की 6 कंपनियों के नंबर्स का रहेगा इंतजार। 12% बढ़ सकता है ब्रिटानिया का मुनाफा, 4 से 6% रह सकती है वॉल्यूम ग्रोथ। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ हैं wavestrategy.com के आशीष क्याल। आशीष से लेंगे ट्रेड रिमेनिंग सेशन के लिए, लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का एक्शन। बाजार में थोड़ा सा मूड सुस्ताया हुआ है, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। जहां खुले वहां से तेजी से फिसले, उसके बाद से एक दायरे में ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल निफ्टी 24,650 के नीचे ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी, मिड कैप स्मॉल कैप में भी सिमिलर प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन सिमिलर प्राइस मूवमेंट है। मिड कैप्स में अब थोड़ा सा प्रेशर बढ़ते हुए 0.5% नीचे इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। 300 अंकों की कमजोरी के साथ स्मॉल कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। एक बार लेकर आते हैं आपके सामने सेक्टोरल हीट मैप और मार्केट की ब्रेथ। मार्केट की ब्रेथ नेगेटिव इसलिए क्योंकि मिड कैप से प्रेशर अब एक्सटेंड हुआ है। 1114 स्टॉक से जो कि दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 1565 स्टॉक से जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। इसके अलावा अगर आप सेक्टोरल हीट मैप देखेंगे तो आज के सेशन में ऑटोज में थोड़ी बहुत बाएंगे और पीएसयू बैंक इंडेक्स आपको हरे निशान में दिखाई देगा, हालांकि फ्लैट ही है। बाकी सभी पॉकेट्स लाल निशान में हैं। सबसे ज़्यादा प्रेशर का है फार्मा में, जो कि 1% नीचे है, 1% नीचे है रियल्टी। इसके अलावा 1% नीचे एफएमसीजी ट्रेड कर रहा है। आईटी में भी 0.1% की गिरावट है। बाकी निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल्स, डिफेंस इंडेक्स, मेटल इंडेक्स ये भी 1/4% नीचे ट्रेड कर रहे हैं आज के सेशन में। तो थोड़ी बहुत सेलेक्ट बाइंग आज कुछ पॉकेट्स में देखने को मिल रही है, जैसे ऑटोज हुए, ऑटो एंसिलरीज में सेलेक्ट बाइंग है। फर्टिलाइजर्स में थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिल रही है। सेलेक्ट एनबीएफसीज में थोड़ा बहुत रुझान पॉजिटिव है। बाकी ज़्यादातर पॉकेट्स अंडर प्रेशर ही हैं। ट्रेडिंग के मौके कहाँ, इस पर करते हैं बातचीत। आशीष के हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राइट टिल मार्केट क्लोजिंग क्या रेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कोई ट्रेड इंडेक्स पर बन रहा है या अवॉइड करें? गुड आफ्टरनून दीपाली और सभी दर्शकों को भी। देखिए, मार्केट आज नहीं बल्कि काफी दिनों से एक सीमित दायरे में और धीरे धीरे नीचे की ओर ड्रिफ्ट हो रहा है। तो ऐसे में चलते हुए बाजार में स्कैल्पिंग ट्रेड जो होता है, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए आज से थोड़े पॉइंट्स लेके निकल जाओ, वैसा वाला मूड और माहौल बना हुआ है यहाँ पर। मेरे ख्याल से अगर निफ्टी ऊपर में 24,680 ब्रेक करता है तो गुंजाइश है फिर से हम 24,750 के आसपास जा सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से। और नीचे में जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 24,590 है, जहां पर निफ्टी ने लो बनाया आज के दिन में और अभी तक इंटैक्ट है। अगर 24,590 ब्रेक हो जाता है तो नीचे का जो रेंज है वो ओपन हो जाता है 24,520 के लिए। तो ओवरऑल सीमित दायरे में काम करेगा निफ्टी 24,520 से लेके 24,750 तक, और अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना होगा। निफ्टी बैंक अगर बात करें तो वो 220 पॉइंट के गिरावट है निफ्टी बैंक में, और यहां पर दबाव निफ्टी बैंक में बल्कि पिछले काफी दिनों से ज्यादा बना हुआ है निफ्टी के कंपैरिजन में। निफ्टी बैंक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो निकल कर आता है वो करीबन 55,100 के आसपास है। अभी फिलहाल 55,400 पे काम कर रहा है। और यहां पर मेरे ख्याल से अगर आपको नीचे में कोई भी ट्रेड मिलता है तो नीचे का ही मिलेगा, क्योंकि यहां पर ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ऊपर में जो बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है वो है 55,550 का, नीचे में टारगेट 55,100 के देखे जा सकते हैं यहाँ पर। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज क्या होंगे आपकी? स्टॉक स्पेसिफिक में देखिए, पहला जो ट्रेड होगा वो है आरसीएफ पे, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स पे। ये पूरा सेक्टर आज के दिन अगर आप देखेंगे तो काफी बज में है। ओवरऑल
केमिकल स्टॉक्स, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में वैसे भी अच्छी छलांग लगाई हुई है। आरसीएफ काफी समय के बाद, कंसोलिडेशन के बाद आज एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। वॉल्यूम्स बहुत जबरदस्त पिकअप हुए, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। टारगेट है 163 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 148 का। और दूसरा जो स्टॉक बाई साइड पे वो है जीएनएफसी, वापस से वही फर्टिलाइजर एंड केमिकल स्पेस से यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में टारगेट जो है यहाँ पर 580 का है, स्टॉप लॉस 530 का लगाना होगा। ओके, चलिए, तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर बेट कर रहे हैं। जीएनएफसी, आरसीएफ में आप ट्रेड ले सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हुए मिड कैप्स के पॉकेट्स आपके सामने लेकर आते हैं। हमारी लिस्ट में भी फर्टिलाइजर शेयर्स शामिल हैं। इंडेक्स में थोड़ा सा प्रेशर अब फर्दर एक्सटेंड होते हुए मिड कैप्स में अब इंडेक्स 350 पॉइंट नीचे आ चुका है, यानी 0.1% की कमजोरी देखने को मिल रही है। एनबीएफसीज में प्रेशर है। पिरामल एंटरप्राइजेस 3% नीचे, 3% नीचे मनप्पुरम, एलआईसी हाउसिंग 2% नीचे, 2% नीचे जीआईसी हाउसिंग कर रहा है ट्रेड। कुछ और पॉकेट्स देखें एनबीएफसीज के अलावा तो बिकवाली आज के सेशन में फार्मा स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। जुबिलेंट फार्मा 2% नीचे है, बायोकॉन 3% नीचे, 2% नीचे ग्लेनमार्क, और अरबिंदो फार्मा ऑलमोस्ट 2% नीचे है। एफएमसीजी में जो स्टॉक्स नेगेटिव साइड पर हैं उसमें ग्लोबल स्पिरिट लगभग 4% नीचे, लगभग 2% नीचे ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर 2% नीचे, 2.25% नीचे होनाजा है। ऑयल एंड गैस शेयर्स देखेंगे तो एमजीएल कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए 3.25% नीचे, एचपीसीएल 2% नीचे, ऑलमोस्ट 2% का नुकसान चेन्नई पेट्रो में, आईओसीबी 1% नीचे कर रहा है ट्रेड। फर्टिलाइजर स्टॉक्स देखेंगे तो यहाँ पर कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर बाइंग देखने को मिल रही है, और उसमें चंबल फर्टिलाइजर 6.5% ऊपर है, 2.5% ऊपर आरसीएफ, एनएफएल 2% ऊपर है, 2% ऊपर कोरोमंडल इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है। कुछ और पॉकेट्स जहां पर नुकसान है आज के कारोबार में से टोरेंट पावर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, कोफोर्ज और पेट्रोनेट है, जहां पर 2-2.5% तक की कमजोरी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। लेकिन आगे बढ़ेंगे और टैरिफ पर अमेरिकी राष्ट्रपति के हमले पर भारत ने बड़ा सधा हुआ सा जवाब दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि भारत को निशाना बनाना अनुचित है और तर्कहीन है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं। लक्ष्मण, बताइए क्या कहना है सरकार का इस पूरे मामले पर? देखिए, दरअसल सरकार ने जो जवाब दिया है वो ट्रंप के उस बयान का दिया है जहां ट्रंप ने ये कहा कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, और न सिर्फ कच्चा तेल खरीद रहा है बल्कि उसे खुले बाजार में बेचकर भारी मुनाफा भी कमा रहा है। इस वजह से वो भारत के प्रोडक्ट पर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाने जा रहे हैं। जैसे ही इसका ऐलान किया उसके तुरंत बाद इस बार क्या हुआ कि भारत शांत नहीं बैठा। भारत ने कुछ घंटे के भीतर ही इसका करारा जवाब दिया, और विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा कि यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप का ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है और गलत है। रही बात कच्चा तेल खरीदने की, तो उस बयान में कहा गया है कि एक समय था जब रूस यूक्रेन युद्ध के समय यूएस ने खुद कहा था और एक तरह सपोर्ट किया था कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदे ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। दूसरी बात कि रूस से सामान खरीदने की बात रही तो वहाँ भी भारत ने जवाब देते हुए कहा कि सिर्फ भारत सामान खरीद रहा है ऐसी बात नहीं है, खुद यूएस सामान खरीदता है रूस से जो न्यूक्लियर के इक्विपमेंट होते हैं वो वहाँ से खरीदता है। यूरेनियम खरीदा जाता है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, ईयू के लिए पैलेडियम खरीदा जाता है, फर्टिलाइजर खरीदता है, केमिकल खरीदता है, ये सारा सामान खरीदता है यूएस। तो सिर्फ ये कहना कि भारत रूस से सामान खरीद रहा है ये गलत है। भारत ने उस आरोप को बेबुनियाद किया कि रूस के साथ भारत का कारोबार काफ़ी ज़्यादा है। यूरोपियन यूनियन का हवाला देते हुए भारत ने कहा कि 2024 में ईयू और रूस के बीच में 67.5 अरब यूरो का ट्रेड हुआ था, जो कि भारत और रूस के कुल व्यापार से कहीं ज़्यादा है। तो ये भारत को सिर्फ अकेला निशाना बनाना ये बिल्कुल गलत है। हालांकि बयान में ये बात नहीं कही गई, लेकिन ये भी बात जानना ज़रूरी है कि सिर्फ रूस से तेल खरीदने वाला भारत अकेला नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल अगर कोई देश खरीदता है रूस से तो वह है चीन। चीन के बाद भारत का नंबर आता है। चीन ने रूस से सबसे ज़्यादा क्रूड खरीदा है, वो $62.6 बिलियन का क्रूड खरीदा है, जबकि भारत ने 2024 में सिर्फ $52.7 बिलियन का क्रूड खरीदा था। तो सारे आरोपों को भारत ने यहाँ पे एक सिरे से खारिज कर दिया है। शुक्रिया लक्ष्मण आपका ये पूरी डिटेल समझाने के लिए। तो जो भी स्टेटमेंट ट्रंप की तरफ से है उसकी तरफ सीधा, स्पष्ट और एक पावरफुल मैसेज यहाँ पर इंडिया ने दिया है अमेरिकी सरकार को, डोनाल्ड ट्रंप को, और एग्जैक्टली बताया है किस तरीके का कारोबार करता है। और इनफैक्ट स्टेटमेंट में इंडिया ने कहा भी था कि वो अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, और इसीलिए ये स्टेटमेंट आते हुए जिसकी डिटेल्स अभी लक्ष्मण ने समझाई। चलिए देखेंगे अब पावर ओईएम्स की, जहां पर यूबीएस ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें भेल, वारी इंजीनियरिंग, प्रीमियम इंजीनियरिंग
और साथ ही सुजलॉन में बाय रेटिंग दी है। क्या कहा गया इस रिपोर्ट में, बताने के लिए विवेक अय्यर हमारे साथ मौजूद है। विवेक, बताइए क्या कहना है यूबीएस का इन स्टॉक्स पर? जी हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट यूबीएस के द्वारा पावर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज विंड एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग, ये सब स्टॉक्स और ये सेक्टर के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट यूबीएस ने आज निकाला है। यूबीएस कहता है पावर का अपसाइकिल है आगे, और कहता है जो करंट प्लेयर्स हैं उन्हीं के तरफ है एडवांटेज। तो उन्होंने कई सारे स्टॉक्स में कवरेज इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ। बाय रेटिंग उनका है BHEL पे, वारी एनर्जीज पे, प्रीमियर एनर्जी एज वेल एज सुजलॉन। थर्मैक्स में उनका बाय जो है उन्होंने मेंटेन किया है और टारगेट प्राइस 5,100 रुपये कर दिया है। BHEL में उनका मानना है कि आगे जाके इंडिया में थर्मल पावर जो है उसकी बढ़त होगी, और उनका मानना है कि BHEL का जो नेट प्रॉफिट है करंट लेवल से 8 गुना हो सकता है FY28 तक। प्रीमियर एनर्जी, याद रखिए, सोलर सेल सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है। उन्होंने कहा है कि ये कंपनी जो है कई सारे कंपनियों के आगे है इंटीग्रेटेड एक्सपेंशन में। कहता है 10 गीगावाट का इंटीग्रेटेड कैपेसिटी जो है 34% टॉप लाइन ग्रोथ दिखा सकता है FY25 से FY28 के बीच। वारी एनर्जी में बहुत ही सिमिलर थीसिस है जो प्रीमियर में था। उनका मानना है कि जो कैपेसिटी बढ़ा रही है कंपनी, उसके द्वारा कंपनी का अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो सकता है। उनका मानना है कि 620 बेसिस पॉइंट से एबिटा मार्जिन एक्सपैंड हो सकता है FY25 से FY28 के बीच में। और लास्टली जो विंड टर्बाइन जनरेटिंग कंपनी है, विंड एनर्जी का बड़ा प्लेयर जो है सुजलॉन, उस पर उन्होंने कवरेज इनिशिएट किया है बाय रेटिंग। टारगेट प्राइस जो है 78 रुपीज़ शेयर। उन्होंने कहा है कि सेक्टर टेलविंड्स है, कंपनी कॉम्पिटिटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनका जो मानना है कि कंपनी का जो एनुअल डिलीवरीज जो अभी 1.5 गीगावाट है, उनका मानना है कि वो 4.2 गीगावाट हो सकता है FY28 तक, जिस कारण से काफ़ी सारा ट्रांसलेशन स्ट्रॉन्ग होगा अर्निंग्स में। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव व्यू है यूबीएस का पूरा पावर और पावर OEMs में। शुक्रिया आपका विवेक, ये डिटेल्स बताने के लिए। इनफैक्ट BHEL पर एक राय लेंगे। ये स्टॉक भी चर्चा में है इसी रिपोर्ट की वजह से, लेकिन स्टॉक में बाइंग भी है। एक बार भेल के स्टॉक को देखिए, 2% ऊपर ट्रेड करा है 246 के आसपास। क्या व्यू है इन स्तरों से? देखिए, भेल का अगर आप स्टॉक देखें तो आज के दिन में, पिछले 2 दिन में ये स्टॉक ने काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है। करीबन 230 से 246 के लेवल्स पे आ चुका है। और ओवरऑल अगर देखें तो मार्च के लो से जो 175 था, अभी भी अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल रुझान तो भेल का पॉजिटिव ही है। यहाँ पर गुंजाइश है कि ऊपर में 260 का लेवल ये स्टॉक छू सकता है, और नीचे में जो सपोर्ट है जो कि गैप एरिया के आसपास है वो 241 का है। ओके अच्छा, आपने फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात की थी आशीष, लेकिन चंबल फर्टिलाइजर पर बताइए क्या राय रहेगी ट्रेडर्स के लिए जिनके पास पोजीशंस होल्ड हो, क्या करें वो अब? देखिए, चंबल फर्टिलाइजर भी करीबन 6.25% के साथ में तेजी से काम कर रहा है, और बहुत समय के बाद में दीपाली यहाँ पर एक अच्छा रुझान देखा गया है। चंबल फर्टिलाइजर का एक करेक्शन आया था, करीबन 700 रुपए से लेके नीचे में लो बनाया था 510 के आसपास। उसके बाद आज बहुत टाइम के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर गुंजाइश है, जो पैटर्न टारगेट ऊपर में आता है वो करीबन 600 के आसपास का आता है। होल्ड करिए यहाँ पर, और कोई भी डिप मिलती है तो एडिशन किया जा सकता है। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको, करीबन 537 का लगाना होगा। होल्ड करें, ऐड भी कर सकते हैं। 537 का स्टॉप लॉस रखें चंबल फर्टिलाइजर्स में। रुक रहे अब एक बार भारतीय एयरटेल का स्टॉक लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, और नंबर्स आने हैं। नंबर्स से पहले किस तरीके का रिएक्शन स्टॉक में देखने को मिल रहा है वो दिखाते हैं। हालांकि नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। वायरलेस बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ARPU में ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और 249 250 की रेंज में ARPU आने की पॉसिबिलिटी है। स्टॉक नंबर्स से ठीक पहले 1926 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि रेवेन्यूज़ में तो ग्रोथ दिखाई देगी आपको सीक्वेंशियल बेसिस पे, लेकिन मुनाफा हल्का सा ड्रॉप हो रहा है और एबिटा में ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप अलग अलग सेगमेंट्स की परफॉर्मेंस देखेंगे भारतीय एयरटेल की, तो नंबर्स ठीक रहेंगे। सब्सक्राइबर्स में तेज़ी देखने को मिल सकती है, 3.5 मिलियन के आसपास ओवरऑल जो वायरलेस सब्सक्राइबर्स है वो रह सकते हैं। मोबाइल वायरलेस सेगमेंट काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देगा इस क्वार्टर में। एंटरप्राइज वर्टिकल जो है वहाँ थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। इनफैक्ट अगर रुपी टर्म में देखेंगे तो अफ्रीका बिजनेस में भी 2.5% के आसपास की ग्रोथ रह सकती है। एबिटा जैसे हमने कहा कि थोड़ा फ्लैट रहने की पॉसिबिलिटी है। ARPU 245 से बढ़कर 249 250 की रेंज में आने की पॉसिबिलिटी है। तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। भारतीय बिजनेस सिक्वेंशियल बेसिस पे 4.25% ग्रो हो सकता है। अफ्रीका बिजनेस रुपी टर्म्स में 3.25%, और मोबाइल सर्विस बिजनेस में भी 3.5% की ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा अर्निंग्स के साथ साथ कि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आती है, स्पेशली 5G की प्रोग्रेस कैसी रहती है, किस तरीके की प्रोग्रेस 5G अडॉप्शन को लेकर देखने को मिल रही है।
केपेक्स आगे कंपनी कैसा करेगी, क्या डायरेक्शन रहने वाली है और क्या आगे और टैरिफ हाइक्स हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन नंबर्स ठीक एक्सपेक्टेड हैं भारतीय एयरटेल से। एक बार स्टॉक पर राय ले लेते हैं। आशीष, एक बार देखिए शेयर को और बताइए अर्निंग से पहले क्या राय रहेगी भारतीय एयरटेल। देखिए, भारतीय एयरटेल एक रेंज में सीमित दायरे में काम कर रहा है। ऊपर का जो हर्डल स्टॉक का है वो करीबन 1945 का है, उसे पार नहीं कर पाया। आज 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं और नीचे में जो सपोर्ट है वो 1877 का है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल जो रुझान है वो रेंज में ही रह गया है। इसे ऊपर में 1945 लेवल को ब्रेक करना होगा, तभी कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा मोमेंटम और ब्रेकआउट ट्रेड मिल सकता है। 2000 के पार जा सकता है ये स्टॉक। और नीचे में जो सपोर्ट है वो जो इंटैक्ट रहना चाहिए वो 1879 का सपोर्ट है। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड किया जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये बात हुई भारतीय एयरटेल की। शुक्रिया आशीष आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन उससे पहले बात करेंगे आज एक लैंड नंबर 1 के अपडेट के। सप्ताह मुकाबला चल रहा है प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले और सेमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा के बीच में दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। तो अमोल और प्रदीप क्लोजली कम्पीट करते हुए 1.5% के रिटर्न इनके पोर्टफोलियो दे रहे हैं। उनका पोर्टफोलियो -3% के रिटर्न दे रहा है। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर देखिए न्यूयॉर्क कंपनी। आज हम बातचीत करेंगे नारायण हृदयालय के ग्रुप CFO संध्या जे से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।